नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ताई जी और ताऊ जी दोनों सवेरे मंदिर गए हुए थे। शरद मौका पाकर नैना के कमरे में चला आया। डर और गुस्से से कांपती नैना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन शरद ने बाहें हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। शरद की पकड़ से छूटने के लिए कसमसाती नैना का पैर जोर से कोने में रखे स्टूल पर पड़ा। स्टूल पर रखा कांच का गुलदान छन से टूटकर जमीन पर किरचा किरचा बिखर गया। मैं छत पर टहल रहा था। जोर की आवाज़ और किसी की घुटी चीख सुनकर मैं तेजी से सीढ़ियाँ उतरता ताई जी की तरफ पहुंच गया। शरद के हाथ नैना के शरीर तक पहुंचते ही दरवाज़ा खोल ताई जी भीतर पहुंच चुकी थी। डरी सहमी सी नैना ताई जी के पीछे जा छिपी। ताई जी को अचानक सामने देख शरद सकपका गया और सारा इल्ज़ाम नैना के मत्थे मर बेशर्मी से बाहर निकल गया। ताई जी ने नैना की तरफ आंखें तरेर कर कहा, डायन, मेरे एक बेटे को तो खा गई, अब दूसरे के पीछे पड़ी है, निकल यहाँ से। कहते हुए ताई जी ने नैना को लगभग दकियाते हुए किवाड़ बंद कर लिए। ऐसा करते हुए उन्हें अपने वारिस तक का भी ख्याल नहीं आया। अगर मैंने संभाला नहीं होता तो शायद वो गिर गई होती। नैना के पांव लहूलुहान थे। कांच के महीन टुकड़े उसके पैरों में धंसे थे। ठीक से चल भी नहीं पा रही थी वो। मैं सहारा देकर उसे अपने साथ घर ले आया। माँ ने नैना की ऐसी हालत देखी तो उनका मन भर आया। उन्होंने प्यार से नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ नैना? नैना माँ के गले से चिपक कर रो पड़ी। आंसुओं के डूबे उसके शब्द गड़मड़ हो रहे थे। मैंने माँ को सारा वृत्तांत कह सुनाया। सूरज के जाने के बाद ताई जी के डांट उलाने तो रोज की बात थी, पर आज तो उन्होंने हद ही कर दी थी। बेकसूर नैना को घर से निकाल दिया था। मैं सोफे पर निडाल बैठे नैना का आंसुओं से भीगा चेहरा देख रहा था। उफ, कुछ ही महीनों में कैसा निष्प्रभ हो आया था उसका चेहरा, और उस पर फीकी बेरंग साड़ी उसके दुख को और बढ़ाती हुई प्रतीत हो रही थी। मेरी आंखों के आगे 6 माह पहले का दृश्य तैरने लगा, जब सांझ के धुंधलके में मेरा दोस्त सूरज नैना को घर लेकर आया था। ताई जी से नैना को मिलवाते हुए सूरज ने कहा था, माँ, ये नैना है, तुम्हारी बहू। ताई जी को तो जैसे सदमा लग गया था। अपने इकलौते बेटे की शादी के कितने अरमान संजोए बैठी थी वो दिल में, जो अब धरे के धरे रह गए थे। ताई जी के शोर मचाने पर पास पड़ोसियों ने अपने अपने खिड़की दरवाजों से उचक कर देखा था। मैं, माँ और पापा भी ताई जी की तरफ ही आ गए थे। मैंने एक नज़र नैना को देखा। हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, माथे पर छोटी बिंदियाँ, गुलाबी होठ और आंखें तो बिल्कुल उसके नाम के अनुरूप थी। बड़ी बड़ी बिल्लोरी आंखें, जिनमें लगे गहरे काजल की रेखा उसके चेहरे की लुनाई को और बढ़ा रही थी। चटक रंगों से सरोबार नैना कैसी खूबसूरत लग रही थी। ताई जी ने नई बहू का स्वागत नहीं किया और रोती बिसुरती मुंह फेर कर भीतर चली गई थी। ताऊ जी ने जैसे तैसे समझा बुझाकर ताई जी को बहू का स्वागत करने के लिए मनाया था। फिर भी पैर छुआई के वक्त आशीर्वाद के रूप में उन्होंने बस अपने बेटे के सिर पर हाथ धरा था, नैना के नहीं। ताई जी नैना से सख्त खफा थी। नैना के हर काम में मीन मेख निकालकर जैसे उनके दिल को तसल्ली मिलती थी, पर नैना ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। बोली सी एक मुस्कान हमेशा उसके होठों पर तैरती रहती। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, पर एक रोज एक्सीडेंट में सूरज के अस्त होने के बाद नैना पर जैसे कहर टूट पड़ा था। नौबत उसे घर से निकाल देने तक की आई, पर नैना के भीतर सांस लेती सूरज की आखिरी निशानी की खातिर रहने दिया ताई जी ने उसे घर में। शेखर, हम जरा दीदी से बात करके आते हैं। माँ की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। माँ पापा निराश होकर घर लौटे थे। ताई जी ने नैना को घर में लेने के लिए हरगिज तैयार न थी। जब तक नैना का कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं होता, तब तक के लिए माँ ने नैना के लिए किचन से छटा छोटा कमरा खोल दिया था। इस हादसे के बाद नैना बहुत खामोश हो गई थी, पर माँ पापा के प्यार ने उसमें फिर से जीने की इच्छा जगाई। अब वो माँ पापा से बातें करने लगी थी। माँ के साथ बराबर काम भी करती। मुझसे भी वो थोड़ा थोड़ा खुलने लगी थी। इतवार की शाम
मैं ऑफिस से आकर कपड़े चेंज कर बाहर छत पर चला आया था। फिर टहलते टहलते गहरे आसमान को देखने लगा। तभी नैना चाय का एक कप थामे आती दिखाई दी। ठीक उसी वक्त आसमान में चांद उतरा था। पूर्णिमा का भरा पूरा सुडोल चांद। चांद के निकलते ही उजाले की सुनहरी किरणें छिटकी तो उदासियों की पांत पांत झरने लगी। मेरे होठों पर अनायास एक मुस्कान तैर आई। नैना को देख मैं बुदबुदाया, उफ, दूजा चांद। मेरी बात पर वो उन्मुक्त भाव से हंसी थी, बिल्कुल शीतल झरने की तरह। उसे हंसते देख मैंने कहा, नैना तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। मेरी बात सुनकर वो एकदम से चुप हो गई। उसकी आंखों के इर्द गिर्द उदासी की लकीरें खींच आई थी। बिना कुछ कहे वो उठकर भीतर चली गई। मैं जानता था अंदर जाकर खूब रोई होगी वो। हमारे बीच भावनाओं का एक अनाम रिश्ता जरूर था, पर मेरे पास वो हक नहीं था कि मैं भीतर जाकर उसके आंसू पोंछ पाता। अगली सुबह नैना बाहर पौधों में पानी डाल रही थी। न जाने कहाँ से शरद चला आया। नैना के साथ बदतमीजी करते हुए शरद ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नैना पूरी ताकत से चिल्लाई, शेखर। नैना की आवाज़ सुनकर मैं दौड़कर नीचे आया। मुझे आता देख शरद भाग गया। तब तक पापा भी दौड़कर बाहर आ चुके थे। नैना की कलाई पर शरद की उंगलियों की छाप उभर आई थी। वो अभी तक डर से काँप रही थी। मैं और पापा उसे भीतर ले आए। कुछ दिनों तक मेरा मन बहुत बेचैन रहा। फिर एक रोज़ हिम्मत करके मैंने माँ से कहा, माँ मैं नैना से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर माँ बिफर पड़ी। माँ ने कहा, तू पागल हो गया है शेखर। एक तो वो विधवा है और फिर उसका बच्चा। ये मोहल्ले वाले, रिश्तेदार और समाज क्या कहेगा। मैं ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, समाज? माँ, किस समाज की बात कर रही हैं आप? वो समाज जिसने एक दरिंदे को अपनी माँ समान भाभी पर बुरी नज़र डालने की पूरी छूट दे रखी है। कहाँ गया था वो समाज तब जब बेकसूर नैना को घर से निकाल दिया गया था? वो भी उस वक्त जब नैना को परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बताओ ना माँ, कहाँ था ये समाज तब? क्यों नहीं दिलवा पाया वो नैना को न्याय? कहते कहते मेरी आवाज़ भर्राने लगी थी। माँ चुप हो गई। बस अब और नहीं कहते हुए मैंने दरवाजे की ओट से जागती नैना की ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा, नैना, क्या तुम जिंदगी के इस सफ़र में मेरी संगनी बनोगी? डरी सहमी नैना पैर के अंगूठे से चुपचाप जमीन को रेतती रही थी। मैंने मंदिर से सिंदूर उठाया और नैना की सूनी मांग भर दी। पापा ने आगे बढ़कर अपना हाथ आशीर्वाद के रूप में हम दोनों के सिर पर रख दिया। माँ ने भी नैना को गले लगाकर अपना लिया था। दोस्तों, मैंने नैना का साथ देकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।